Commerce Lectures. My name is Puneet and I welcome to all to my YouTube channel Commerce Lectures. Guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर आप डेटा टेबल का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से गोल से फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा की टेबल आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे मोटिवेशन लेवल बना रहे और आगे आने वाली नोटिफिकेशन का आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना फिक्स टाइम को वेस्ट किए। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गोल फिक फंक्शन के बारे में, जहाँ पर आपको क्या करना होता था। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ले रखा था, एक एग्जाम्पल लाइक अगर इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे 10% है, लोन अमाउंट मेरा 10 लाख का है, टाइम पीरियड मेरा 60 मंथ्स। सपोज नहीं आया ना समझ में, मैं समझाता हूँ। लोन अमाउंट मान के चलिए आप 10 लाख का लोन चाहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपका 10% है और आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको पीएमटी का बता दिया था कि आपको किस तरीके से ईएमआई अमाउंट पे करना होता है। अगर दोबारा जानना है तो दोबारा बता देता हूँ। ओके, पीएमटी का मीन होता है पेमेंट टर्म्स, यानी कि ये ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको यूज़ किया जाता है ईएमआई का निकालने के लिए। एक महीने का अगर हम लोन ले रहे हैं, मान के चलिए 5 साल का लोन ले रहे हैं, 10 साल का लोन ले रहे हैं, तो उसमें मुझे महीने का कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला मेरा होता है इज इक्वल टू पीएमटी। याद रखिएगा, ईएमआई के लिए इसको निकाला जाता है। पीएमटी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आप पीएमटी कैलकुलेट करेंगे आपके पास इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, रेट, एन पर एंड पीवी। अब आपको रेट का क्या है, यहाँ पे रेट का मतलब होता है परसेंटेज, जिस दर पे आपको अमाउंट पे किया जा रहा है, लोन अमाउंट मिल रहा है बैंक के थ्रू। ओके, आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 12 से। अब कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने इसको 12 से डिवाइड क्यों किया। तो रीज़न बच्चों ये है, रीज़न इसलिए है क्योंकि जो हम ईएमआई पे करते हैं ना, वो हम मंथली पे करते हैं, हम सालाना पे नहीं करते, हम ईएमआई मंथली पे करते हैं। उसी के हिसाब से मुझे पे करना होता है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया 12 को। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद मुझसे पूछ रहा है एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए आपने लिया है। यहाँ पर मैंने 5 साल के लिए लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। ओके, उसके बाद आपसे पूछ रहा है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, आपने कितना अमाउंट यहाँ पे लिया है। 10 लाख का लोन लिया है ना आपने 10 लाख का लोन लिया है। अगर यहाँ पर आप 10 लाख का लोन चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए इस तरीके से। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, करली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। ये नेगेटिव है वैल्यू आ रही है, क्यों ये नेगेटिव वैल्यू मेरी क्यों आ रही है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सारी वीडियो बता दूंगा, ठीक है। ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, जो हम टोटली कंप्लीट वीडियो सीखेंगे पीएमटी के बारे में, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन में आपको पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, फिलहाल मुझे नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव साइन मुझे यहाँ पे हटाना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा माइनस का साइन। ओके, ध्यान से देखिएगा, B3 के बाद मैं यहाँ पे कॉमा के बाद ऐड कर रहा हूँ माइनस का साइन, और एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन मेरा रिमूव हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए 5 साल के लिए, तो आपको लगभग 21,247.04 रुपये कुछ पे करने पड़ेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे मान के चलिए इसको, सपोज अगर यहाँ पे आप 5 लाख रुपए चाहते हैं, मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए चाहते हैं 5 साल के लिए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। सपोज 1 मिनट, आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 21,247 रुपये। अब इसी को अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे 10 लाख की जगह मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सपोज यहाँ मैं कर देता हूँ 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओके, तो आप देख सकते हैं मुझे 10,623 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर मुझे 5 साल के लिए लोन चाहिए 5 लाख रुपए। ओके, तो इस तरीके से आप गोल फिक फंक्शन की मदद से ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप डेटा टेबल तैयार कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन, अगर कोई कस्टमर आता है तो आपसे रैंडमली अमाउंट पूछता है कि सर मुझे अगर 10 साल के लोन चाहिए तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, या अगर मुझे 5 साल के लिए लोन चाहिए इतने सालों के लिए तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो रैंडमली हमें उसको बताने के लिए एक डेटा टेबल हम तैयार कर सकते हैं, जिस पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे बार बार वैल्यू चेंज करनी पड़ी। अगर 5 साल के लिए लूँगा
तो मुझे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 10 साल के लिए लूँगा तो मुझे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी ये हेज़ल हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम डेटा टेबल का यूज़ करेंगे, ओके, जिससे हम दे के कस्टमर को बता सकें। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर ईयर टाइप कर लूँगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 12, 24। 24 के बाद एक अगेन करने के बाद आप टैब का यूज़ करते जाइए। टैब से होता क्या है कि आपकी जो वैल्यू होता है, जो कर्सर होता है, वो नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट होता चला जाता है। अब जैसे आपने 12 और 24 लिखा है, आप यहाँ पे इसको पकड़ के स्क्रॉल कर दीजिए हॉरिजॉन्टली, तो आपका ये आगे की तरफ होता चला जाएगा, 1 साल ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लगभग 10 साल के ले लिया है, ठीक है। और एक बात आपको मैं ध्यान में लगाना चाहूँगा, जब आप ये बना रहे हैं 12, 24, 36, 48, 60 इस तरीके से बना रहे हैं, तो वो आपके फॉर्मूले के सामने ही होने चाहिए, तभी आपका डिटेबल बनेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ईयर, ओके। 1 ईयर के बाद आप करिए, 1 ईयर लिखने के बाद आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर दीजिए, सॉरी 1 मिनट। अब इसको 1 ईयर लिखिए, 2 ईयर लिखिए, फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है, ओके। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, मेरे यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर एंड 10 ईयर, ओके। ये आपने इस तरीके से बना लेना है। 10 साल के लिए फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से पकड़ के डेटा को सिलेक्ट करना है। इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सॉरी 1 मिनट, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है अमाउंट 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे लिख दिया, आपको एंटर करना है, ओके। 1 लाख रुपीज़ आपने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। 1 मिनट, आई थिंक देयर इज एन इशू इज अकरिंग। सपोज आपने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ ले लिया। अब आपको नीचे स्क्रॉल करते चले जाना है 1 लाख के बाद, लाइक अप टू 10 लाख, जहाँ तक आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पकड़िए, स्क्रॉल कर दीजिए, यहाँ पे 2 लाख सबसे पहले आप लिखिए, 2 लाख आपने यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, 1 और 2 को यहाँ से सिलेक्ट कर देना, इस तरीके से पकड़ के, यहाँ से इसको पकड़िए और इस तरीके से आप नीचे तक स्क्रॉल कर दीजिए जहाँ तक आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख तक चाहते हैं, तो आपने 10 लाख यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए पूरे डेटा को। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपकी ये वैल्यू है, जहाँ से आपका पीएमटी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। पूरे टेबल को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, 10 लाख तक। अब आपको जाना है डेटा टैब में जाके, डेटा टैब में जाने के बाद आपको व्हाट इफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल में जाना है, ओके। अब जैसे ही आप डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से छोटा सा डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर आपसे पूछ रहा है रो इनपुट सेल्स एंड कॉलम इनपुट सेल। अब रो इनपुट सेल का मतलब क्या है, ये वैल्यू, ओके, जो आपने चुना है 12, 24, 36, ये आपकी रो वैल्यू है। कॉलम इनपुट वैल्यू जो कि आपकी इसमें आ रही है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ओके। तो आपको करना क्या है, रो इनपुट सेल में आपको इस मंथ वाले पीरियड को सिलेक्ट करना है, इस मंथ वाले पीरियड के लिए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मंथ्स में ही कैलकुलेशन करी है, लाइक 12, 24, 36, ओके। अब रो इनपुट सेल्स के बाद आपको कॉलम वाले इनपुट सेल्स में इसको सिलेक्ट करना है 5 लाख रुपीज़ को। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख रुपीज़ में लिया है। और देन आपको करना क्या, आपको सिंपल ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं विद अ कपल ऑफ सेकंड्स आपके पास सारा ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट हो चुका है कि अगर किसी कस्टमर को 1 लाख रुपये चाहिए, अगर 1 लाख रुपये चाहिए उसको 1 साल के लिए, जनरली जो बैंक्स होते हैं वो 1 साल के लोन नहीं देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। अगर किसी को 1 लाख रुपये चाहिए 1 साल के लिए, तो उसको 8,791 पे करने पड़ेंगे। अगर उसको 1 लाख रुपये चाहिए 2 साल के लिए तो उसको 4,614 पे करने पड़ेंगे। अगर मान के चलो उसे 2 लाख रुपये चाहिए सपोज 10 साल के लिए, तो उसे 2,643 रुपये करीबन पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितना समय हमारा यहाँ पे बच गया है। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है कि मुझे 5 लाख रुपए लोन चाहिए, सपोज मुझे 9 साल के लिए चाहिए, मुझे 6 साल के लिए चाहिए, तो हम रेंडमली उसको बता सकते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये था मेरा डेटा टेबल का इस्तेमाल, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस कैलकुलेशन के अंदर, या अगर आप बैंक में हैं तो बैंक में इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल फॉर्मूला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन का
आपको सबसे पहले मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।